तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 5.3। Sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18। तो देखो बेटा क्या निकालना है, S51 निकालना है। तो अगर S51 निकालना है तो सीधी सी बात है कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 51 हो जाएंगी। अब सोचो कि अगर सम निकालना है 51 टर्म्स का तो फर्स्ट टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए। क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है? नहीं है। क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस है? नहीं है। तो दो चीजें हमें पता नहीं है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और दो चीजें नहीं पता तो उनके लिए दो अननोन वेरिएबल लेंगे। दो अननोन वेरिएबल तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। दो इक्वेशन बनाने के लिए दो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक सेकंड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक थर्ड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यहाँ हम लोग बोलने वाले कि देखो जो हमारा a प्लस डी होगा यानी कि सेकेंड टर्म वो 14 है, और जो a प्लस 2d होगा यानी कि थर्ड टर्म वो हमारा 18 है। ठीक है, तो यहां से आपको मालूम है कि हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लें, लिखना तो पड़ेगा ना, लिखने के नंबर मिलेंगे हमें वहां, सॉल्व करने के नहीं। सॉल्व करना है तो वो तो वैसे ही दिख रहा है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म 14 और 18 दे रखी है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है 4, वही कॉमन डिफरेंस को शो कर रहा होगा। तो अगर आप ऐसे नहीं भी दिखाना चाहते हो, आप सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर अगर हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे, मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। ध्यान रखना हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना है अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालने की बात कर रहे हैं। तो बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करो, और ये दोनों टर्म्स देखो कॉन्जुगेटिव है, तो यहाँ से हमें ये क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा ना, डी 4 मिल गया सर, डी। ठीक है भाई, डी मिल जाएगा हमें, डी देखो डी मिल गया है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिर आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि जब आप A2 में से कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, सेकंड टर्म में से डिफरेंस माइनस कर दो तो फर्स्ट टर्म मिलेगी ना। तो यहाँ पर आपकी सेकंड टर्म क्या है 14, फर्स्ट टर्म क्या है, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो हमें 10 मिल गई हमारी फर्स्ट टर्म। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमें मिल गई 10। अब फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है, सीधा फॉर्मूले में पुट करके S51 निकाल लो। तो S51 का वैल्यू बोलो, 51/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू ए यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो ये काफी अच्छा सवाल है और हमें इसको ध्यान से देखना चाहिए। दिस इज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इसको कि ये कैसे सॉल्व होगा।
ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप अपनी दी हुई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना सीखें। तो देखो बेटा क्या क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 दे रखा है 49, और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स यानी कि 289 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, यानी कि Sn का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे बच्चे सरप्राइज होते हैं, अब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं इसका आंसर ओरली भी दे सकता हूँ n², और आपको भी सिखा सकता हूँ कि कैसे देना है। बस थोड़ा सा स्किल्स यहाँ पर बच्चे को चाहिए होती है। तो फिलहाल अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम पहले अपना प्रॉपर तरीका सीखते हैं, फिर हम इसके शॉर्टकट की बात भी कर लेंगे। तो सर यहाँ पर फिर से आपको सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या कॉमन डिफरेंस है, आप कहेंगे नहीं। दो अननोन चीजें हैं, दो अननोन वेरिएबल लेने पड़ेंगे, दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और दो इक्वेशन बनाने के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये वो दो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। पॉइंट क्लियर हो गया? These are the two हाँ सर। information given to us. Now we will equate for the sum of first 7 terms and for the sum of first 17 terms. अब कई बच्चों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर Sn निकालना है तो n का वैल्यू भी तो नहीं पता रहे, वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर जनरलाइजेशन की बात हो रही है, अभी समझाता हूँ। तो सर S7 यानी कि 49 को आप कैसे पुट करने वाले हैं, n/2। अब ध्यान रखिए जब आप S7 रख रहे हैं तो वहां पर n का वैल्यू 7 है, 7/2 into 2a plus 7 minus 1 into d। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है, ये 49 के इक्वल होगा 7 टर्म्स का सम। ठीक, तो यहां पर आप इसको सॉल्व करो, ये 2 को भी उधर भेज दो और 7 को भी उधर भेज दो। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 7 इधर आके RHS में डिवाइड में आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 2a plus 6d। समझ में आया? 7/2 हम दूसरी तरफ भेज दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा, देखो 49 into 2/7। अभी समझ में आ रहा है? स्लो मोशन में लिख रहा हूं मैं। 2 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, 7 नीचे चला गया डिवाइड में। अब सर यहाँ पर आप 2a plus 6d की वैल्यू आती हुई देख रहे हैं 14। अब 2 कैंसिल आउट कर दो, क्या हो गया, a plus 3d is equal to 7। so this is how आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट होती है। क्लियर हुआ? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन यहाँ पर क्रिएट कीजिए, तो वो सेकंड केस हमें कहां से मिलेगा, 17 टर्म्स के सम से। करेक्ट, 17 टर्म्स के सम को यहाँ पर पुट करो, 17/2 into 2a plus 17 minus 1 into d is equal to 289। क्लियर हो गया? अब 17 और 2 दोनों को उस तरफ भेज दो, 2a plus 16d is equal to 289 into 2/7, 17। तो सर जब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलता है 2a plus 16d is equal to 34। 2 कैंसिल आउट कर दो, a plus 8d
is equal to 17. So this is our second equation. Now we can solve for the value of A and D also. टू वेरिएबल इक्वेशंस की तरह इसको सॉल्व कर देंगे। तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना, आप समझ लो कि इधर थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ रही है। तो सर अब मैं इस a प्लस 3d में से माइनस कर रहा हूं। क्या माइनस कर रहा हूं? क्या माइनस कर रहा हूं? दूसरी वाली इक्वेशन। या ऐसे पसंद नहीं आ रही तो ऐसे देख लो, a प्लस 8d में से माइनस कर रहा हूं ये पहली वाली इक्वेशन a प्लस 3d। अब एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैंने उसको हॉरिजॉन्टल में लिख दिया है वर्टिकल की बजाय। अरे जगह कम है इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। तो 17 माइनस 7 ऐसा मिलेगा हमको। समझ में आया? अब देखो इधर क्या मिलता है, a से चला जाएगा 5, d का वैल्यू हमारा निकल कर आएगा 10, d का वैल्यू हमारा निकल कर आएगा 2, और d का वैल्यू 2 जब आप पुट करोगे इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में तो हमारे a का वैल्यू निकल कर आएगा 1। समझ में आया? अब सर आपको क्या फाइंड करना सर। है? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आ रहा है समझ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको निकालना है। तो आपको याद होगा एक जनरल टर्म वाला एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, जो आपका एग्जांपल नंबर 15 था। मैंने उसमें कहा था कि जो आपका फॉर्मूला है उसमें अगर आपको a और d की वैल्यू पता हो लेकिन n की वैल्यू पता ना हो, तो आप किसी भी n की वैल्यू के लिए सम को या फिर किसी टर्म को जनरलाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखें तो आपकी n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n minus 1 into d. This is our formula, but we also know the value of what we know here. We know the value of a and d. So as you can see, the value of a is 1. So this will be 2 plus n minus 1 into d, and the value of d is 2 itself. Correct? ठीक हुआ? हाँ सर। अच्छी बात है सर, अगर ठीक है तो अच्छी बात है। अब सर इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है। n/2 इंटू, अब देखो ये 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 2 से 2 बिल्कुल कट हो जाएगा और अंदर सिर्फ और सिर्फ n बचेगा, 2n बचेगा। ब्रैकेट के अंदर 2n बचेगा सिर्फ, ठीक है? अब इतना तो देख पा रहे होगे, 2n माइनस 2 आया ना। yes, sir. जो -2 है वो yes, 2 से कट गया, सिर्फ 2n बचा अंदर। अब ये 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या बचेगा? n²। और ये n² मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आप कहोगे सर आप तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, आपको तो आंसर रट गए होंगे, ऐसे तो स्टाइल लंबी मार लेंगे, n² होना चाहिए। अबे ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, ठीक है? बात सिर्फ ये होती है कि हमारी बेसिक्स कितना अच्छा है, हमारी स्किल्स कितनी अच्छी है, हमने कितने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारा ये चीज क्लियर है तो फिर हम सब कर सकते हैं। अगर हमारी ये चीज क्लियर है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना बेसिक ठीक रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, एवरीथिंग यू वांट will be right here in front of you। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अब देखिए सर, 8th क्लास में एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती थी, अगर आपको याद हो तो। वो प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो स्क्वायर है वो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही ऑड नंबर है, मैंने उसको 1 को 1 लिख दिया। अब मैं पहले 2 ऑड नंबर्स को ऐड करता हूं, मुझे क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है।
दिस 4 इज व्हाट, दिस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, और ये जो ऊपर 1 मिल रहा था, दिस 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, as I can say this is square of 1. Now if I'm taking first 3 odd numbers, 1 plus 3 plus 5, याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, so that becomes 9, and this 9 is what, this 9 is actually the square of 3. Now we are taking first 4 odd numbers, the sum is 16, and this 16 is the square of 2. तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है, हालांकि 8th में बताई तो गई थी लेकिन किसी को याद नहीं रहती है, इवन मैं कहता हूँ तुम्हारे स्कूल के टीचरों को भी ये दिखा दोगे ना तो उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है, ये बच्चा देखकर आ गया इस बात को। बेटा पूरा का पूरा काम प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, लकीर के फकीर मत बनो, अपना दिमाग चला लो। समझ में आया? अपना दिमाग चलाओ। तो बेटा अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो आप ये देख रहे हो ना कि पहले 2 ऑड नंबर्स का सम 2 स्क्वायर, पहले 3 ऑड नंबर्स का सम 3 स्क्वायर, पहले 4 ऑड नंबर का सम 4 स्क्वायर, और यही फॉर्मूला आपका फर्स्ट n ऑड नंबर्स के सम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। कुछ उल्टा बोल गया मैं, यही कॉन्सेप्ट आपका है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं पहले n ऑड नंबर्स की बात करता हूं, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, और कहां तक जा रहा है, nth टर्म बोल लो या n ऑड नंबर्स बोल लो, एक ही बात है, एक ही बात है, नहीं है? तो बेटा हाँ सर। जितने ऑड नंबर लोगे उसी नंबर का स्क्वायर इधर मैं एज अ सम जनरलाइज कर सकता हूं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि देखो 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 है, सिर्फ यहां फोकस कर रहे हैं, 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, 7 का स्क्वायर, 17 टर्म्स का सम 289 है, 17 का स्क्वायर, तो n टर्म्स का सम क्या होगा, n स्क्वायर। अबे तुमको ये कॉन्सेप्ट चाहे नहीं भी आता हो, तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, भाड़ में यह कॉन्सेप्ट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सिंपल देसी दिमाग भी चलाते अपना तो बेटा सीधी सीधी कहानी है कि है तो जनरलाइजेशन ही ना। तो देखो 7 टर्म्स के लिए 49 हुआ यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया, 17 टर्म्स के लिए 289 हुआ यानी कि 17 का स्क्वायर हो गया। तो बेटा n के लिए n का स्क्वायर हो जाना चाहिए ना। अबे है तो जनरलाइजेशन ही, अगर आप ये n स्क्वायर में 7 रखोगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, 17 रखोगे तो क्या आंसर नहीं आएगा। ये जो n स्क्वायर आया, दिस इज अ काइंड ऑफ जनरल टर्म, दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला। जैसे आप n इंटू n प्लस 1/2 लेते हैं, वहां पे n की वैल्यू कुछ भी हो सब में फुलफिल होता है वो। क्लियर हो गया? तो देसी दिमाग चलाना भी हाँ सीख लो। सर। हाँ हो गया सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, जय श्रीदेवी हो ही नहीं रही है, मैं क्या करूं। एपी दे रखी है, एपी नहीं दे रखी है, nth टर्म का जनरलाइजेशन दे रखा है, nth टर्म का जनरलाइजेशन दे रखा है। जैसे आप पीछे देख रहे थे कि n टर्म्स का सम क्या आया था, n स्क्वायर आया था। So this n square is the general term of the value of the sum of the n terms. जनरलाइजेशन है। सिमिलरली यहां पर जो ये nth टर्म दे रखी है, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ जनरलाइजेशन। तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी पुट कर दिया है nth टर्म के फॉर्मूले में, और n का वैल्यू हमें पता नहीं है, अब हम जनरल टर्म बनाएंगे। ये बात पहले भी हो चुकी है एग्जांपल नंबर 15 में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जहां पर nth टर्म का वैल्यू 3 + 2n के इक्वल था। तो ये भी कुछ वैसा ही है, यहाँ पर 3 + 4n कर दिया उसने। तो बेटा आपको देखो क्या कह रहा है, कह रहा है a1 a2
A3 ये सब AP बनाती है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करो ईच केस में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो आपका A1 क्या होगा। आपका A1 होगा 3 + 4 × 1 यानी कि 7। फिर आप देखो आपका A2 क्या होगा। आपका A2 होगा 3 + 4 × 2 = 11। फिर आप निकालो आपका A3 कितना होगा। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, पहले AP आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो कर पाएंगे। 3 + 3 × 4 × 3 = 15। अब बोलो सर ये क्या आ रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। अरे यार n का वैल्यू ही तो रख रहा हूं मैं, 1 2 3 4, और क्या कर रहा हूं। अभी भी नहीं आ रहा है समझ में। आ रहा है सर। तो बस n का वैल्यू रखते जाओ 1 2 3 4। कभी भी जनरलाइजेशन दिया हो तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आपकी AP क्या बन रही है। आपकी AP बन रही है 7 11 15 ... और ऐसे ही हमको कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर सर क्या S15 नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना। 15/2 यानी कि n/2। 15/2 × 2a + n - 1 × d। 2a क्या होगा यहाँ पर 2 × 7 + n - 1 × d। d का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, प्लस का 4। तो बस सर S15 का वैल्यू आ गया एकदम टकाटक। 15/2 × 14 + 56। अब सॉल्व करना तो आता ही है, इससे भी जाओगे नहीं तो। 15 × 35 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, इतना तो कर ही लोगे, इतने के लायक तो हो। अरे 15 × 35 कितना 15। 525। हाँ गुड, ऐसे ही करना है, लिखना नहीं है। पहले क्या कर सकते हैं, पहले 15 × 30 कर लो 450, और उसमें 15 × 5 75 और ऐड कर लो। सिंपल काम है, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो चलाओ अपना, देसी दिमाग नहीं चलाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब सर देखो अगला भी ऐसी ही है, कर लोगे, ये कहीं इसमें भी फंस रहे हो कहीं तुम। हो नहीं जाएगा सर। ना। तो हम 11th हाँ क्वेश्चन पे सर। चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। फालतू टाइम क्या खराब करना है एक एक सवाल को देख के, मेन मेन तो करा ही दे रहा हूं। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, देखो सेम वही चीज है जैसे जनरल टर्म दे रखी है, यहाँ पर भी जनरल टर्म दे रखी है। देखो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि Sn का जनरलाइजेशन दिया है। क्या है जनरलाइजेशन, 4n - n²। ठीक है, ये दे हाँ रखा है सर। सर। क्या निकालना है हमको, हमें सब कुछ पूछ लिया है इसने। कह रहा है फर्स्ट टर्म क्या होगी, फिर पूछ रहा है सेकंड टर्म क्या होगी, पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगी, पहली तीन टर्म्स का सम क्या होगा, 10th टर्म निकालो, सम ऑफ 10th टर्म निकालो, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो, n टर्म्स निकालो। अब जो भी हो हमें तो AP चाहिए ना। पर यहाँ पर ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह नहीं है। वर्किंग तो वैसी होगी लेकिन उसकी तरह बिल्कुल भी मत समझना, यहाँ पर पूरा का पूरा काम बदल जाएगा इधर। देखो कैसे। सर मैं सबसे पहले S1 रख रहा हूं यहाँ पर। अरे भाड़ में क्या, हमको क्या निकालना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप सीधा देखो पहले AP बनाओ। S1 का वैल्यू क्या होगा, अब लिख के दिखाऊं क्या, सीधा पुट कर दे रहा हूं। n का वैल्यू 1 3 आ जाएगा। ऐसी बताओ S2 क्या होगा, n का वैल्यू 2 रखो, बताओ कितना आ रहा है, 8 - 4 यानी कि 4। ऐसी S3 बताओ कितना आ रहा है, S3 n का वैल्यू 3 रख दो, 12 - 9 यानी कि 3।
ठीक है। हाँ अरे हाँ ना तो बोल दिया हाँ करो। सर। हाँ सर। एन का वैल्यू 1 रख रहे हैं S1, एन का वैल्यू 2 रख रहे हैं S3। अब अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा तुम्हारे। आ रहा है सर समझ में। दूसरा वाला तो कुछ बोल ही नहीं रहा। यस सर आ रहा है। पक्का आ रहा है तेरे को समझ में? यस सर। देख ले भाई, फिर मत कहना बात नहीं बनी। ठीक है, ये ले। हाँ अब सर। अब ठीक है। अब तो सजा दिया मैंने लाइन से इसको। तो अब सर आप अपना दिमाग चलाओ कि सम ऑफ 1 टर्म इज 3। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी? सर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो S1 ही तो होगी। हाँ सर। अरे भाई, एक टर्म का सम, पहली एक टर्म का सम, पहली वन टर्म का सम, पहली वन टर्म का सम तो वो फर्स्ट टर्म ही हो गई। देखो लिखा भी हुआ उसने। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। देखो, अब जब टर्म ही एक है तो वो फर्स्ट टर्म ही तो होगी। हाँ सर। तो सर हमारी फर्स्ट टर्म क्या निकल कर आई यहाँ पर? 3। ठीक है, A1 बोल देता हूं उसको। अब आप यहाँ पर देखो कि A2 क्या होगा। अब संघर्ष की कहानी शुरू होती है। अब आप यहाँ पर देखें तो बेटा जो S2 है उसमें से आप S1 को माइनस करोगे तो A2 मिलेगा। अब आप कहोगे सर कैसे? अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो मैं दिखाता हूं ऐसे कैसे। देखो ऐसे कैसे मैं दिखाता हूं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या होगा? A1 प्लस A2। अबे होगा या नहीं? हाँ होगा सर। और जो S1 है वो ऑलरेडी A1 है। हाँ सर। तो जब मैं S2 में से S1 को माइनस करूंगा तो मेरे को सेकंड टर्म मिलेगी। ये देखो, समझ में नहीं आया ठीक से। ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है, हाँ सर। A1 प्लस A2। इसमें से मैं S1 यानी कि A1 माइनस कर रहा हूं। हाँ सर। भाई जो मेरा A1 है वो ऑलरेडी S1 है ना। सम हाँ ऑफ सर। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। अब ये जो हाँ A1 सर। था वो रख दिया हमने वहां पर S1 की जगह पे। अरे यार एक सिंपल बात बताओ, पहली दो टर्म्स का सम 4 है, पहली टर्म का सम मतलब पहली टर्म 3 है और पहली दो टर्म्स का सम 4 है, तो सेकंड टर्म 1 होगी। इतना समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म is equal to 4 and the first term is equal to 3। अब यहां पर आप ये 4 माइनस 3 करोगे तभी तो सेकंड टर्म की वैल्यू मिलेगी आपको। हाँ सर। आया समझ में? आ गया सर अब। हाँ, तो सेकंड टर्म भी आ गई सर। आ गए सर। सेकंड टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म आ गई, कितनी आई सेकंड टर्म? 4 माइनस 4। 3 यानी कि 1। अब इसी तरीके से S3 में से S2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? A3 मिलेगा। हाँ सर। पहली तीन टर्म्स के सम में से पहली दो टर्म का सम माइनस करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगी। हाँ सर। तो S3 कितना है हमारा? 3 है। 3। S2 कितना है हमारा? 4 है। 4। और सॉल्व करने के बाद कितना है? -1 आया। -1। तो आप यहाँ पर बोलो AP क्या हाँ है? सर।
therefore the AP is what? फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, 3 सेकेंड टर्म क्या है 1, थर्ड टर्म क्या है -1। अब समझ में आया ये एपी हमारी। अगली टर्म क्या हाँ होगी जरा सर। बताना। वैसे जरूरत नहीं है आपको यहीं तक निकालना है, आपकी कहानी सेट हो गई एकदम। 3 टर्म मिल गई, एपी तो बनी गई, और जो जो पूछ रहा है वो निकालते जाओ ऐसी। तो यहाँ पर हाँ सर। आपकी फर्स्ट टर्म क्या निकल कर आई? फर्स्ट टर्म इज 3। कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आया? कॉमन डिफरेंस इज -2। क्या पूछ रहा है? कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट, सॉरी, कह रहा है थर्ड, एंड हाँ टेंथ थर्ड टर्म निकालो, एंड एंड 10th, टर्म्स। बिल्कुल nth टर्म भी निकालो। तो निकाल लो, अब क्या परेशानी है। 10th टर्म निकालनी है तो 3 + 10 - 1, और ये कई बार आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना, ये फंसा देगा बच्चों को। अब बोलो सर इसमें फंसाने वाला क्या है? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है बेटा, जब करोगे तो पता लगेगा। तो सर क्या मिलेगा हमें यहाँ? 3 - 18 यानी कि -15। -15 ऐसे ही nth टर्म निकालनी है तो 3 + n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -2। अबे अब जब ए और डी का वैल्यू पता है तो वो रख दूंगा ना, एन का वैल्यू नहीं पता तो ऐसे ही एन का वैल्यू एन ही रहेगा। एक तरीके हाँ से सर। जनरल टर्म बन जाएगी, ऐसा समझ लो। यहाँ हमें मिला 3 + 2 - 2n, हाँ यानी सर। कि जनरल टर्म बनी हमारी 5 - 2n। हो गई जय देवी। ऐसा समझ लो कि ये जो है ये जो nth टर्म यहाँ पे अपन निकाल लेना, ये वाली देखो ये हमारी nth टर्म है, तो ऐसा समझ लो ये nth टर्म यहाँ से ऐसे जनरलाइज हो जा रही है। अब समझ में आया? हाँ सर। मतलब n का वैल्यू डालते जाओ, आपको किसी भी टर्म का नंबर, किसी भी टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20th टर्म ओके सर। निकालनी है, n को 20 रख तो वैल्यू मिल जाएगा। यस सर। और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? यहां तक आगे बढ़ते हैं सर। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो भाई। कर लिया सर। आगे ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस वी हैव। अब इस साल के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड प्रॉब्लम हट गई है, इसलिए आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि कभी भी मल्टीपल्स वगैरह ये सब देखने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो पहला नंबर निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल होगा। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होंगे जो 6 से डिविजिबल है? 6, 12, 18। तो ये होगी ना एपी, यहाँ पर होगी कि नहीं? तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी। हमारा 6 कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। हमें 6 यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारी? 40 है। हमें पहले 40 नंबर्स का सम निकालना है, पहले 40 मल्टीपल का, वो नंबर जो कि डिविजिबल है किससे? 6 से। तो एपी बन गई हमारी। बस S40 निकाल लो, इसमें क्या लफड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। यहां पर कह रहा है पहले 15 मल्टीपल निकालने, 8 के पहले 15 मल्टीपल। तो लो 8, 16, 24, ठीक है, डॉट 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 एपी चलेगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 8, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 8, एन का वैल्यू 8 क्या होगा? 15, S15 निकालना, नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे सर। बस सर बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। 18 क्या कह रहा है? अरे कहाँ 18 पहुंचा दिया तुमने? 12, 13, ये 12 है, ये 12 है। हाँ 12।
ये 13 है और ये नीचे 14 है। ठीक है, अब क्या रहा है, हाँ कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो 0 to 50 के बीच के ऑड नंबर्स क्या है, देखो 1 3 5, तो आपको क्या निकालना है, 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे ही 50 तक लास्ट ऑड नंबर क्या बनेगा, 49। 14। तो बेटा आपको यहाँ पर इसका सम निकालना है, तो एपी तो बनी रही है, हाँ सर। तो बस फिर सॉल्व कर दो। और देखो ये वैसा भी तो है कि हम पहले 25 ऑड नंबर्स का सम निकाल लें, हाँ सर। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। देखो पीछे भी मैंने हमने जो जनरलाइज किया था n स्क्वायर, वो इसी पे बेस्ड था। ये जो जनरलाइजेशन हुआ है, हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 में n स्क्वायर जो आ रहा है, ये वही तो है कि पहले n ऑड नंबर्स का सम। हाँ सर। हाँ, तो इधर हमको यहाँ पर एपी से ही चलना चाहिए वैसे तो ए का वैल्यू क्या हमारा, ए का वैल्यू है हमारा 1, डी का वैल्यू है हमारा 2, और हमारे एन की वैल्यू कितनी है 25। अबे पहले 25 ऑड नंबर है ना, ये जो 49 है वो 25th ऑड नंबर होगा ना ओके। हाँ सर। यार, जो 50 है वो पहले 25th इवन नंबर है ना, हाँ सर। तो 49 25वां ऑड नंबर होगा ना। हाँ सर। तो बस फिर तो निकाल दो यहाँ पर S25 निकालना है, सॉल्व कर लेना, 2 जो है फॉर्मूले से 625 आ जाएगा। लफड़ा तब होता है जब इसमें कोई रेंज बना देगा, तब दिक्कत होती है। अभी तो दिक्कत ही नहीं है, पहले इतने नंबर ऐसा फाइंड कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी बातें कल होंगी, कुछ केस स्टडीज करवाऊंगा मैं आपको आगे। आप बोलोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करा दूंगा, वैसे जरूरत नहीं है, आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, नहीं पढ़ा रहा तो कोई बात नहीं। बाकी केस स्टडी मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से केस स्टडीज आपको दिख जाए। ठीक है, और सारे ओके सर। चैप्टर की केस स्टडीज पढ़ते हैं इसके बाद, है ना, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक आपको अच्छा स्केल मिलेगा। सर इस चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देना। सर ट्रिग्नो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर तुम्हें एक सर टेस्ट स्कूल दूंगा। में चल रहा। सर